तो वेलकम बच्चों लोग CUET की कड़ी में आज हम आपके लिए लेके आए हैं रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। करेक्ट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें तकरीबन 40-50 क्वेश्चंस हैं, जिन क्वेश्चंस को हम लोग पूरा डिस्क्राइब करके समझेंगे और मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके पेपर आएंगे, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो यहाँ पर, कहता है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर मीन्स, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का मतलब ड्यू ऑन डिवेंचर्स टू द डिवेंचर होल्डर्स। क्या मतलब हुआ? रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर मीन्स रीपेमेंट ऑफ लोन। राइट। आपका आंसर क्या होगा? आपको बताया गया होगा कि भाई रिडेम्पशन का मतलब रीपेमेंट होता है। तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर मीन्स रीपेमेंट ऑफ लोन ड्यू ऑन डिवेंचर्स टू द डिवेंचर होल्डर्स। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलिए। कहता है रिडीमेबल डिवेंचर्स। द सेकेंड क्वेश्चन इज रिडीमेबल डिवेंचर्स कैन बी रिडीम्ड एट पार और एट प्रीमियम, एट पार और एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, जो रिडीमेबल डिवेंचर होते हैं ना, वो डिस्काउंट पे रिडीम नहीं होते, तो या तो वो पार पे होंगे या वो प्रीमियम पे होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है ना करेक्ट चॉइस है। ठीक। इसी तरीके से हम लोग तीसरे नंबर पे पहुंचेंगे। तीसरा नंबर क्या कहता है? जो तीसरा नंबर है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। इनमें से कौन सा मेथड डिवेंचर ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का मेथड नहीं है? इनमें से कौन सा रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का मेथड नहीं है? तो आप ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे। ड्रॉ ऑफ लॉट्स मेथड, ये तो है। लमसम भी है, कन्वर्जन भी है। इंडोमेंट फंड मेथड भाई साहब हमने सुना ही नहीं। सुना क्या? नहीं सुना। तो इंडोमेंट फंड मेथड आपका करेक्ट चॉइस होगा। फोर्थ क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, तो चौथा सवाल है उसको अच्छे से देखेंगे और इसको पढ़ेंगे। कहता है अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस इश्यूड बाय सेबी एन अमाउंट इक्वल टू of the nominal value of debentures issued must be transferred to debenture redemption reserve account before commencement of redemption। तो ये एक फैक्ट है, जिस फैक्ट को आपको याद रखना होगा। नहीं याद रखेंगे तो कुछ भी तुक्का नहीं चलेगा, सब गलत हो जाएगा। इट इज़ 10%। ठीक है, ये फैक्ट है, इसलिए इसको याद रखना है। डिवेंचर्स कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली, कैपिटल ओनली, कैपिटल एंड प्रॉफिट, नन ऑफ द अबव। तो आपने जो भी पढ़ा है ना, उसके हिसाब से बोथ आउट ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट, ये आपका करेक्ट चॉइस होना चाहिए। छठा क्वेश्चन है व्हेन इज अ कंपनी नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। देखिए, कब कंपनी को DRR क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो कंपनी को DRR क्रिएट करने की ज़रूरत कब नहीं है? आप जानते हैं कि DRR क्रिएट तब करती है कंपनी जब प्रॉफिट से उसको रिडीम करना होता है। तो रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, तो यहाँ तो ज़रूरत है। रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, जब रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल करेंगे तो ज़रूरत नहीं होगा। समझ गए? व्हेन अ कंपनी इश्यूज डिवेंचर्स विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 18 months, then debenture redemption reserve will be created of 10%, 15%, 25%। इनमें से कौन सा आपका चॉइस होगा? तो अगर 18 महीने से ज़्यादा की मैच्योरिटी पीरियड नहीं है और डिवेंचर आपने रिडीम करनी है, जब आपने डिवेंचर इशू किया तो कंडीशन था कि इसकी मैच्योरिटी पीरियड 18 महीने से ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में आपको DRR क्रिएट, पहली बात तो ये सोचना है कि क्रिएट करना है कि नहीं करना है, और उसके बाद देखना है कि कितना % क्रिएट करना है। किसी भी कंडीशन में 10% से ज़्यादा क्रिएट नहीं होगा, ये कानून कहता है, सेबी का गाइडलाइन कहता है। लेकिन अगर 18 महीने की मैच्योरिटी है तो आपको कोई DRR क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर आप याद रखेंगे। 8वें क्वेश्चन की तरफ जाइए। क्वेश्चन ठीक से पढ़िए।
देखिए क्वेश्चन का ठीक से पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। जब भी कभी आप MCQ टाइप के पेपर दें तो आप प्रश्न को सही से पढ़ें, उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करें। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम सेइंग इन्वेस्ट करिए, अपने समय का इन्वेस्टमेंट कीजिए। जब भी कभी MCQ आप पेपर देते हैं तो प्रश्न को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जरूर पढ़िए। हाँ, आपने ऐसे प्रश्नों को बार बार पढ़ा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप समझना चाहते हैं उसके कंटेक्स्ट को तो आप 1-2 बार उसको पढ़ लीजिए। तो अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस इशूड बाय सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, व्हाट परसेंटेज ऑफ द अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स मस्ट बी ट्रांसफर टू DRR बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ। अब ऐसे उत्तर तो अभी कुछ देर पहले आपने पढ़ा है, तो 8th का आंसर अगर आप तलाशेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से पढ़िए। What percentage of amount of debentures must be transferred to DRR before the commencement of redemption of convertible debenture? अब सवाल उठता है कन्वर्टिबल डिवेंचर। दोस्त, हम पढ़ते पढ़ते क्या करते हैं, यही चूक जाते हैं। यहाँ पर हम ना कन्वर्टिबल वर्ड मिस कर जाते हैं, सीधे पढ़ते हैं। देखिए मैं आपको आपकी गलतियाँ बता रहा हूँ, कहाँ आप गलती करते हो। तो बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ कन्वर्टिबल डिवेंचर, कन्वर्टिबल वर्ड स्किप कर जाते हैं, सीधे डिवेंचर हमको दिखता है, फटाक से आंसर कर देते हैं 25% कुछ भी। लेकिन आपको पता है 10% से ज़्यादा हम करते ही नहीं हैं। और ये तो कन्वर्टिबल है यार, इसमें तो ज़रूरत ही नहीं है। तो कन्वर्ट हो जाएगा, या तो शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा या दूसरे लॉट ऑफ डिवेंचर में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यू डिवेंचर में कन्वर्ट हो जाएगा आपका पुराना वाला। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, 0 विल बी द करेक्ट चॉइस। ठीक, 9th क्वेश्चन को देखिए मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक टीचर हूँ और उस हिसाब से आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो मैं आराम से शांति से आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, एकदम शुशू जेट की स्पीड से नहीं जाना। हमको पढ़ना है तो शांत मन से पढ़ना है, ठीक है, तभी कुछ समझ पाएंगे, नहीं तो बस वो भी जूम हो जाएगा आप लोगों का। तो ध्यान से देखिए, एक्स लिमिटेड वांट्स टू रिडीम 5,000 नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं, 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, तो 9% का डिवेंचर, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, 100 रुपये फेस वैल्यू है, 5% की प्रीमियम पे जो है वो रिडीम करना चाहती है। तो उसको कितना अमाउंट जो है DRR में ट्रांसफ़र करना है, इफ़ इट हैज़ ऑलरेडी ए बैलेंस ऑफ 10,000 इन DRR। तो यहाँ पर छोटा सा कैलकुलेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 9th क्वेश्चन है आपका, छोटा सा ये कैलकुलेशन कर लेंगे। तो आपको पता है कि जो भी आपकी फेस वैल्यू, किस पे क्या काम कर रहा है, ये आपकी फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू कितनी है, 5,000 आपका डिवेंचर है और आपका डिवेंचर 100 रुपये का है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू कितनी होगी आपकी, 5 लाख हो गई सर, 5 लाख हो गई। अब आपको कहते हैं DRR में कितना ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसफ़र टू DRR कितना, 10% ऑफ 5 लाख अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइन 10%, तो कितना हो गया, 50,000। आपके पास ऑलरेडी कितना है सर, क्या पहले से ही 10,000 है DRR में, आपका अमाउंट कितना बनता है, 50,000 बनता है। DRR में कितना अमाउंट होना चाहिए, कैलकुलेशन के हिसाब से 50,000 होना चाहिए। आपके पास पहले से ही 10,000 है, ऑलरेडी है, और 50,000 चाहिए, तो आपको नया कितना अमाउंट चाहिए, 40,000 चाहिए। यस सर, नो। तो एक छोटा सा ये कैलकुलेशन देख लेंगे, ये आप ओरली कर सकते हो, कोई इसमें बड़ा अगर आपको 10% वाला कॉन्सेप्ट याद है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और प्रीमियम इंक्लूड मत कीजिएगा, फेस वैल्यू लीजिएगा। हेलो, क्या लीजिएगा, फेस वैल्यू लीजिएगा सर, समझिए, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, प्रीमियम नहीं लीजिएगा, कई बार बच्चे प्रीमियम जोड़ देते हैं, तो प्रीमियम नहीं लेना है, फेस वैल्यू लेना है। 10वां देखिए, A company need not create debenture redemption reserve for the debentures with a maturity period less than, अभी बताया था 18 months, है ना, less than 18 months। अभी पिछले क्वेश्चन में तो क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया, पूछने का तरीका बदल गया, लेकिन उत्तर वही है, 18 महीना। समझ गए, वहाँ था कि 18 महीना है तो DRR क्रिएट करना है कि नहीं करना है, यहाँ है कि DRR क्रिएट करने के लिए कितना, मतलब नॉट क्रिएट, तो 18 महीने का है तो क्रिएट नहीं करना है। ऐसे करके देख रहे हैं क्वेश्चन को, एक ही प्रश्न को 2 तरीके से पूछा जा रहा है। तो आंसर आपको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा दोस्त। आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ ऑल डिवेंचर्स, अब ये फैक्ट है जो आपको याद रखना है, आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ ऑल डिवेंचर्स
DRR इज ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर करेंगे? तो बेटा GR में ट्रांसफर करेंगे। ये आपको फैक्ट है जो आपको याद रखना है, समझ गए? ठीक है, चलिए 12वें सवाल पे आते हैं। When debentures are redeemed out of profits, which account is created? भाई साहब देखो, जब डिवेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट होगा तो 12वें का उत्तर आप अभी तक करते आए हो, पढ़ते आए हो, DRR क्रिएट करेंगे, डिवेंचर रिडेम्पशन। देखिए आप किस तरीके से प्रश्न को, कई बार एक ही उत्तर होता है लेकिन प्रश्न कितने प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो व्हेन डिवेंचर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स व्हिच अकाउंट इज क्रिएटेड? तो DRR इज क्रिएटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? अब आपको फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है। कब? इफ द डिवेंचर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ कैपिटल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इफ द डिवेंचर इज रिडीम्ड आउट ऑफ कैपिटल? तो आप प्रश्न को देखें, एक दो बार पढ़ें, आपको समझ में आएगा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है अगर डिवेंचर आउट ऑफ कैपिटल रिडीम करें। तो पहला देखें, नॉट क्रिएटेड इफ रिडीम्ड आउट ऑफ कैपिटल, ये बात तो सही है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स रिडीम्ड इज ट्रांसफर टू GR, भाई ये बात तो गलत है। डिवेंचर अकाउंट इज डेबिटेड एंड बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड, ये बात भी सही है, यही बात गलत है। तो आपका आंसर क्या होगा? बी, क्योंकि आपको फॉल्स पूछ रहा है, मिथ्या पूछ रहा है कि झूठ क्या है इसमें से। ठीक है, असत्य कौन सा है? नाउ डिवेंचर्स कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ प्रोविजंस मेड फॉर रिडेम्पशन। देखिए 14वें का उत्तर बढ़िया से सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी सा सवाल पूछा जा रहा है आपसे। प्रोविजन मेड फॉर रिडेम्पशन, प्रॉफिट, कैपिटल्स। तो सर यहाँ पर तीनों ही हैं। प्रोविजन मेड फॉर रिडेम्पशन, DRR बनाए ना, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, तो प्रोविजंस मेड फॉर रिडेम्पशन, प्रॉफिट या कैपिटल, कहाँ से? तो इसमें आपका उत्तर होना चाहिए ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है दोस्त, कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है सर। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट क्या है? रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल है। नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंडिचर है, नॉमिनल अकाउंट इनकम है। तो 15th का छोटा सा सोच अपने दिमाग में रखिए कि जब प्रीमियम आप देते हो तो एक तरीके से क्या होता है, भैया पैसा दे रहे हो ना, तो खर्चा हो रहा है। क्या हो रहा है? खर्चा हो रहा है। तो नॉमिनल अकाउंट है और एक्सपेंडिचर है ये। ठीक है, चलिए डिवेंचर कैन बी इशूड एट, देखिए अब यहाँ पर ये जो सवाल पूछे बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, लेकिन इस बेसिक क्वेश्चन में आप फंस जाएंगे, आपको यही पता नहीं हो यार ये नॉमिनल अकाउंट किधर से हो गया। अरे बेवकूफ़, तुम पेमेंट कर रहे हो ना, तो लॉस हो या गेन हो, है ना, एक्सपेंसेस हो, लॉसेज हो, इनकम हो, गेन हो, भाई नॉमिनल होता है। तो नॉमिनल अकाउंट होगा, एक्सपेंडिचर इसका होगा, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो। तो यहाँ पर जो आप करोगे ये फैक्ट नहीं है, यहाँ पर आपको डिडक्ट करना पड़ेगा, डिडक्टिव है ये, समझ गए? जो भी आपने पढ़ा हुआ है वहीं से आपको डिडक्ट करना है। Now debenture can be issued at par, premium or a discount, but redemption can be made only। तो डिवेंचर इशू, अब ये इन्फॉर्मेटिव है, फैक्ट है, और फैक्ट को आपको याद रखना चाहिए। एट प्रीमियम, एट पार और एट प्रीमियम विल बी द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर पूछा हमने रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर मीन, सबको मालूम है, सबको मालूम है क्या होता है, लेकिन हमने यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दे दिए। रीपेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट ऑफ डिवेंचर टू एम्प्लॉइज, गलत बात है। रीपेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स टू शेयर होल्डर्स, रीपेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट ऑफ डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर्स। ठीक है ना, डिवेंचर होल्डर्स को। और ये तो आसानी से आप पता लगा सकते हो, कोई भी बच्चा डिवेंचर पढ़ा होगा तो बता देगा कि भाई यहाँ ये बाकी ऑप्शंस गलत हैं, ये आसान था। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डिवेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट इन द फर्स्ट इंस्टेंस इज क्रेडिटेड टू, बस ध्यान में रखना है कि जो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व होता है, अब आप क्या करते हो, तो आप क्या करते हो, DRI कर देते हो, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट कर देते हो, और आप फिर जब आपको रिडेम्पशन का बारी आता है तो उस इन्वेस्टमेंट को आप बेच देते हो, और उस इन्वेस्टमेंट से जो पैसे आते हैं तो उससे अगर आपका प्रॉफिट हुआ, उससे अगर आपका दोस्त प्रॉफिट हुआ, तो उस प्रॉफिट को पहले इंस्टेंस में कहाँ पर क्रेडिट करते हो? तो चूंकि ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है, हेलो कैसा प्रॉफिट होता है, ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है, ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है, इसलिए इसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। स्टोरी समझ में आ रही है? कैपिटल नेचर का क्यों होता है? क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट किया होता है, और इन्वेस्टमेंट किया होता है उसको बेचते हैं तो फायदा हो जाता है। ये फायदा कोई आपके रेगुलर एक्टिविटी का नहीं है, इसलिए रेवेन्यू नेचर का नहीं है,
चाहे शॉर्ट पीरियड का हो चाहे लॉन्ग पीरियड का हो, क्योंकि आपके रेगुलर एक्टिविटी का नहीं है इसलिए रेवेन्यू नेचर का नहीं है, कैपिटल नेचर का है, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। डिवेंचर्स विच आर इरिडीमेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी आर ऑल्सो नोन एज परपीचुअल डिवेंचर। अब ये फैक्ट है जो आपको याद रखना चाहिए कि इसको हम परपीचुअल डिवेंचर बोलते हैं कि पूरे लाइफ टाइम में कंपनी के वो डिवेंचर रिडीम नहीं होता, तो ऐसे डिवेंचर को हम परपीचुअल डिवेंचर बोलते हैं। याद रखना है, फैक्ट है ये। तो देखो दो तरीके से आपको आंसर्स क्वेश्चंस होंगे, एक तो फैक्ट पर बेस्ड होगा और एक डिडक्टिव होगा, ठीक है। तो फैक्ट्स को तो याद रखना पड़ेगा, डिडक्टिव जो भी याद है मेमोरी में है उसी से उसको निकालना है कि आंसर क्या होगा। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ रिडम्पशन बाय परचेज इन ओपन मार्केट। भाई साहब अगर ओपन मार्केट में अगर आपने ये पढ़ा है कि मेरे पिछले वाले लेक्चर्स को आपने ध्यान से देखा है रिडम्पशन वाले को, तो वहाँ मैंने बताया हुआ है कि टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ रिडम्पशन क्या होते हैं। तो वहाँ मैंने बताया कि ओपन मार्केट से भी आप परचेज कर सकते हो। जब ओपन मार्केट से आप परचेज करते हो तो उसका एडवांटेज क्या होता है, ठीक है। तो ओपन मार्केट से जब आप परचेज करोगे तो इसका एडवांटेज होगा डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ पेएबल टू आउटसाइडर। चलो एक तो ये बात हो गई, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ पेएबल टू आउटसाइडर्स। दूसरा, मार्केट प्राइस ऑफ ओन डिवेंचर इज लो देन द रिडीमेबल वैल्यू। बात सही है, ठीक। नॉन ऑफ द अबव, तो बोथ ऑफ द अबव आपका ऑप्शन होना चाहिए। और ये भी एक फैक्ट है, डिडक्टिव नहीं है, फैक्ट है। आपको ये पढ़ना होगा, जब आप पढ़ेंगे ना रिडम्पशन बाय परचेज इन ओपन मार्केट, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि आउटसाइडर को जो पेमेंट करते हो वो घट जाता है आपका। दूसरा ये होता है कि बाजार में जब इसका भाव कम होता है तब आप इसको खरीदते हो, तो खरीदने के टाइम में फ़ायदा हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, आपका नफ़ा ही नफ़ा है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। एक कंपनी परचेजेज डिवेंचर्स एट मोर देन द रिडीमेबल वैल्यू। इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ द अबव। अब ऑल ऑफ द अबव तो मैंने टिक कर दिया है, लेकिन अब आप इसके ऑप्शंस को पढ़िए, आपको पता चलेगा सर ने ऑल ऑफ द अबव क्यों टिक किया। तो टू मेंटेन सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो समझते हो आप, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म पेमेंट मेकिंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड सॉल्वेंसी रेशियो, दैट इज। तो टू यूटिलाइज सरप्लस मनी और फंड्स लाइंग आइडल विद द कंपनी, बिल्कुल सही बात है, फालतू के पैसे पड़े हुए हैं, आइडल पड़े हुए हैं, भाई खरीद लो। When rate of interest on debenture is more than the current market rate of interest on such debentures, बिल्कुल सही बात है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज मोर। अभी मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है ना, अभी मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है और तुमने जो डिवेंचर इशू किया हुआ है, तो अभी जो चल रहा है मान लो 10% से चल रहा है, तुमने 12% पे किया हुआ, तो 12% तुमको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है ना, तो तुम क्या करोगे, वो खरीद लोगे, ठीक है ना। और दूसरा डिवेंचर 10% वाला इशू कर दो यार, तुमको 10% इंटरेस्ट देने पड़ेंगे, समझ रहे हो। इसलिए हमने कहा कि मोर देन रिडीमेबल वैल्यू पे क्यों खरीद लेते हैं कंपनी, तो ये सिचुएशंस होती हैं जिसकी वजह से कंपनी जो है ना मोर देन रिडीमेबल वैल्यू पे खरीद लेती हैं। फिर भी फायदा ही है। व्हेन ऑल द डिवेंचर्स आर रिडीम, जब सारे डिवेंचर रिडीम हो जाए, बैलेंस लेफ्ट इन सिंकिंग फंड अकाउंट इज ट्रांसफर टू, जब सारे डिवेंचर रिडीम हो जाए तो एक सिंकिंग फंड अकाउंट, वैसे बता दूं आपको, बनाते हैं आप। वहाँ पर क्या करते हैं, तो आप पैसों को मतलब एक फंड क्रिएट कर लेते हैं, कल को डिवेंचर आप रिडीम करेंगे उसके लिए एक फंड क्रिएट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंकिंग फंड, ठीक है ना। तो उस सिंकिंग फंड के अंदर जो भी पैसे होते हैं उसको आप कहाँ पे डाल देते हो, तो इसका उत्तर जानने के लिए आपको थोड़े से फैक्ट्स की जानकारी होनी चाहिए। इसका उत्तर वैसे क्या होगा, जनरल रिजर्व। ये फैक्ट ही है, मतलब ये वही बात है जैसे हमने पीछे आपको कहा था कि डीआरआर जो होता है वो जो जब आप रिडीम कर देते हो तो डीआरआर को क्या करते हो, तो जीआर में ट्रांसफर करते हो। तो सेम काम यही है, प्रश्न पूछने का अंदाज अलग है, अंदाजे बयां अलग है, लेकिन गुफ्तगू वही है भाई साहब, बात वही है, समझिए। तो जीआर में ट्रांसफर करेंगे। बच्चों देखो इस प्रश्न को क्या कहा था, व्हेन डिवेंचर्स ऑफ 40,000 और इशूड एट पार, यानी 40,000 में इशू किया था तूने, पार में इशू किया था, और जब इसको प्रीमियम पे रिडीम करोगे 5% की, तो 40,000 का 5% कितना हो गया, 42,000 में रिडीम कर रहे हो। तो दोस्त तुम ये मेरे को बताओ कि जब तुमने इशू किया तो 40,000 रुपये आए थे, अब देते टाइम में 42,000 रुपये जा रहा है, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर हुआ ना, क्या हुआ, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर हुआ। तुमने अगर चैप्टर पढ़ा है ना इश्यू ऑफ डिवेंचर, है ना, विद मोड ऑफ रिडम्पशन, तो वहाँ पर तुमको याद होगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को डेबिट करते थे, समझ में आ रही है बात, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को डेबिट, जिसमें प्रीमियम ऑन इश्यू रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर भी होता था, उसको क्रेडिट करते हो,
और डिस्काउंट एंड इश्यू डिवेंचर होता था उसको भी डेबिट करते थे। तो डिस्काउंट एंड इश्यू डिवेंचर और जितने में रिडम्पशन के टाइम में जो प्रीमियम होती दोनों को जोड़ के ऊपर लिखते थे लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर, ठीक है, तो वही लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर होगा। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट में आप इसको डेबिट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर नॉट बाउंड टू क्रिएट डीआरआर? कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसको डीआरआर क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है? तो सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से बैंकिंग कंपनीज और ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय आरबीआई, इनको डीआरआर क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। तो योर चॉइस शुड बी बोथ ए एंड बी। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25, When debentures become due, the claim is credited to। जब भी डिवेंचर ड्यू हो जाए तो ये क्लेम कहाँ क्रेडिट करोगे बॉस? डिवेंचर होल्डर अकाउंट, समझ गए? डिवेंचर होल्डर अकाउंट को क्रेडिट करोगे। 26 को देखते हैं, ये क्या कहता है? एस लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, 2000 इसके डिवेंचर्स हैं। आपसे पूछता क्या है कि 100 ईच एट 10% प्रीमियम ऑन 31 जुलाई 2022। कहता है एस लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है जिसको 2000 अपने 12% वाले डिवेंचर को, जो कि 100 रुपये की फेस वैल्यू का है, 10% के प्रीमियम पे रिडीम करनी 31 जुलाई 2022 को। तो भाई इस कंपनी को कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा? नॉट लेस देन कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा? तो सेबी गाइडलाइन कहती है कि भाई 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू से कम आपको नहीं करना है। 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू से कम नहीं करना है। तो 15% ऑफ, यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू कितना है? 2000 ये है, 100 रुपये का ईच है, तो 2000 इंटू 100 कितना हो गया? 2 लाख। यस और नो? तो 2 लाख हो गए, तो कितना हो गया? 30,000 आपका उत्तर हुआ। तो यहाँ पर क्या है कि प्रैक्टिकली आपको ये रूल फैक्ट पता होने चाहिए, तभी आप ये कर सकते हो। तो 30,000 विल बी द करेक्ट आंसर, सो बी विल बी द करेक्ट चॉइस, राइट। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 27। एक बैंक है, पीजीएस बैंक है, जो एक नेशनलाइज्ड बैंक है, ठीक है, इज गोइंग टू रिडीम 20,000। ये अपना 20,000 जो है वो डिवेंचर, 12% का डिवेंचर 20,000 100 ईच 30 सितंबर को करेगा। हाउ मच अमाउंट इशू ट्रांसफर टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व? बहुत सिंपल है सर, 20,000 है, 100 रुपये का है, तो फेस वैल्यू का 10%, 20,000 इंटू 100 और इंटू 10%। तो डीआरआर में ट्रांसफर करने के लिए कितने पैसे चाहिए? 10%, है ना। अब ध्यान से देखना है, देखो मेरी बातों पे मत जाना, फंसा रहा हूं मैं तुम लोगों को। बैंकिंग कंपनी है यार, तो इसको डीआरआर में तो कुछ देने की जरूरत ही नहीं है ना। हेलो, अभी बताया था डीआरआर में कुछ जाएगा ही नहीं, तो ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, नील। समझ गए? चलो नेक्स्ट पे पूछते हैं, प्रीमियम पेएबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर पे जो प्रीमियम पेएबल होती है ना दोस्त, वो क्या होता है? वो पेएबल की बात कर रहा हूं मैं, पेड की बात नहीं कर रहा हूं। ये लायबिलिटी होगी बच्चों, ठीक है ना, ये एक लायबिलिटी होगा। डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड ऑफ एन अमाउंट एट लीस्ट इक्वल टू 15%। अभी सिखाया था, 15% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द डिवेंचर टू बी रिडीम्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग मार्च 31 ऑफ द नेक्स्ट ईयर। 29 का उत्तर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए, है ना। मैंने 15% लिख दिया है, तो सी होना चाहिए। रीड करना है अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? देखो अब तो तुमको बहुत चीज़ें समझ में आ गई होगी। हाँ यार, अब तो याद ही हो गया। आप समझो डिवेंचर रिडेम्पशन का तो जो है ना, मतलब मेरा एमसीक्यू हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है उसको देखते हैं। डीआरआई शुड बी मेड एट लीस्ट 25% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर। साहब ये तो गलत लगता है मेरे को। डीआरआर आफ्टर रिडेम्पशन शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। साहब ये भी गलत लगता है मेरे को, क्योंकि जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। अनलिस्टेड एनबीएफसीज एचएफसीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट। अब सर ध्यान से देखना है, आपको अपने फैक्ट्स को चेक करना है और चेक करके आपको उत्तर ढूंढना है। अनलिस्टेड एनबीएफसीज एचएफसीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट 15% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर in specified securities. They are not required. This statement is correct.
और ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि बैंकिंग कंपनीज आर बाउंड टू क्रिएट 10% DRR, ये भी इनकरेक्ट है। गामा लिमिटेड इज गोइंग टू रिडीम 40,000 नंबर ऑफ डिवेंचर्स है, 9% डिवेंचर्स ऑफ फंड 500 ईच 31 जुलाई 2022 31 जुलाई को ये रिडीम करने जा रही है। तो इस पर एक रूल है, जो रूल को आपको याद रखना है, ये फैक्ट्स हैं, इसको रूल पे को याद रखना है। 31 जुलाई को रिडीम करने वाली, तो जिस साल आपको रिडीम करना होगा ना, उसके जस्ट प्रिसीडिंग, जस्ट जो है ना, जस्ट प्रिसीडिंग जो 30 अप्रैल होता है, उस अप्रैल को आपको इन्वेस्ट करना होता है स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ में। तो अगर 31 जुलाई 2022 को हो रहा है तो उसका जस्ट प्रिसीडिंग क्या होगा, जस्ट पीछे वाला 30 अप्रैल 2022 होगा। समझ गए? तो 30 अप्रैल 2022 को आप करेंगे। अगर मान लो हम 31 मार्च को कर रहे हैं, 2023 31 मार्च को कर रहे हैं, ठीक है, रिडेम्पशन, तो भी 30 अप्रैल 2022 ही होगा। बात समझ में आ रही है? तो इमीडिएटली प्रोसीडिंग जो 30 अप्रैल होता है ना, उस दिन या उससे पहले आपको स्पेसिफाइड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करनी होती है। ऑलराइट, ये डेट, ये फैक्ट है जो आपको याद रखना है। 32nd क्वेश्चन को रीड करो बच्चों। क्या कहता है ये क्वेश्चन? ये कहता है कि इन विच केस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर नो DRR इज रिक्वायर्ड। किस केस में DRR रिक्वायर्ड नहीं होता? सब में होता है, यहाँ नहीं होता, क्योंकि जब आप कन्वर्ट कर देते हो ना तो यहाँ पर जरूरत ही नहीं है। इससे रिलेटेड प्रश्न भी हमने पहले डिस्कस किया है। अब जो अगला सवाल है वो है सिंकिंग फंड मेथड इज यूज्ड फॉर विच पर्पस? तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है ना। अभी तो हमने पढ़ा है कि सिंकिंग फंड, कुछ देर पहले हमने एक क्वेश्चन में आपको सिंकिंग फंड का जिक्र किया था, ठीक है, कि एक फंड क्रिएट करते हैं, भैया ये डूबा हुआ है, इसमें से तो हमको लोगों को देने हैं पैसे, अलग से रख दो इसको, फंड क्रिएट करते हो। तो डिवेंचर रिडीम करने के लिए। अब देखो 34th नंबर क्वेश्चन देखो। 34th क्वेश्चन में क्या है? व्हेन डिवेंचर्स आर रिडीम्ड विदाउट प्रॉफिट्स बीइंग ट्रांसफर टू DRR, यानी आपने प्रॉफिट को DRR में ट्रांसफर नहीं किया है, एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर सच रिडेम्पशन इज सेड टू बी आउट ऑफ कैपिटल। भाई प्रॉफिट से नहीं हुआ, कहाँ से हुआ? कैपिटल से हुआ दोस्तों, समझ गए? याद रखना है, वो ये डिडक्टिव चीज़ें हैं, ये फैक्ट्स नहीं, डिडक्टिव चीज़ें हैं। और रिजर्व दैट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स विच इज अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिविडेंड। एक रिजर्व क्रिएट कर रहे हो आप प्रॉफिट से, जो कि वैसे डिविडेंड देने में काम आता, फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर इज नोन एज DRR, सिंपली डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। देखो इस उत्तर के लिए कितना घुमा करके प्रश्न पूछा हुआ है ना, डायमेंशन है प्रश्न पूछने के, कि रिजर्व दैट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स विच इज अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिविडेंड, यानी डिविडेंड पेमेंट के लिए अवेलेबल है, लेकिन आपने इसका इस्तेमाल क्या किया? आपने इसका इस्तेमाल रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर के पर्पस के लिए कर दिया, तो वो हो गया DRR। अगला सवाल आप देखो, एक्स लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसने 4,000 10% वाला डिवेंचर 500 रुपये ईच का इसने इशू किया है 5% की प्रीमियम पे। बॉस बहुत अच्छी बात है, 5% की प्रीमियम पे। व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ DRR दैट द कंपनी इज नीडेड टू क्रिएट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ? सिंपल 4,000, कई बार कैलकुलेशन कर चुके हो, सॉरी, 4,000 इंटू देखो भाइयों, 4,000 इंटू 500 और इंटू 10%, ठीक है, समझ में आ रही है बात? 4,000 इंटू 500 कितना हो गया? 20 लाख हो गया। 20 लाख का 10% कितना हो गया दोस्त? 2 लाख हो गया। तो 2 लाख का DRR क्रिएट करना है तुमको। अब तो तुम चैंपियन हो गए यार इस सब चीज़ों में, मुझे तो ऐसा ही लगता है अब सारे तुम लोग चैंपियन हो गए। अब तो बस एग्ज़ाम देना बाकी है। बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी या कोई भी अच्छी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, BHU भी आ गया है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आ गए हैं। 10,000 12% वाला डिवेंचर 100 रुपये का इशू किया, 5 साल बाद रिडीम होना। 30% डिवेंचर इज इन कैश एंड बैलेंस बाय कन्वर्जन मेथड, तो रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स। इसका 30% डिवेंचर जो है ना कैश में करेगा और बाकी कन्वर्जन से करेगा। तो आपको DRR में कितने पैसे चाहिए? सर ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि ये जो 10,000 इंटू 100,
माने क्या हो गया 10 लाख। अब 10 लाख में से जब रिडेम्पशन हो रहा है तो 30% हो रहा है भाई साहब कैश में, और बाकी है 70% आपका कन्वर्जन। सर ध्यान दीजिएगा, बच्चा लोग ध्यान देना। तो इस 30% का मतलब हो गया 3 लाख, है ना। तो बेटा जी 3 लाख इंटू 10%, यही तो DRR क्रिएट होगा भाई, समझ गए। क्योंकि वो तो कन्वर्जन है, वहाँ तो DRR की जरूरत ही नहीं है। तो कितना हो जाएगा पैसा 30,000। मुझे लगता है तुमको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तुम्हारा उत्तर क्या होना चाहिए, C होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। चलो अगला देखो 38 क्वेश्चन देखो। ए लिमिटेड एन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने 10,000 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच ऑन 1 अप्रैल 2017 को पार पे रिडीम किया। एट पार रिडीमेबल इशू किया था, रिडीमेबल 1 अप्रैल 2022 एट अ प्रीमियम ऑफ 5%. What would be the amount of DRR that the company is needed to be creating to meet the requirement of law? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है सर। तो आपको क्या दिमाग में रखना है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है सर। तो आपको पता है ना, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, बैंक्स हो, नो चांस। 39 क्वेश्चन देखिए। 31 मार्च को जब आप अपने अपने घरों में तैयारी कर रहे थे एग्ज़ाम देने का, सुबह सुबह उठ के तो 31 मार्च 2022 को एक्स लिमिटेड ने 6,000 11% डिवेंचर ऑफ 100 ईच ड्यू फॉर रिडेम्पशन। 31 मार्च को ड्यू ऑफ रिडेम्पशन है। हाउ मच अमाउंट इज टू बी इन्वेस्टेड बाय द कंपनी इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज? 6,000 इंटू 100, 6,000 इंटू 100 कर दिया, 6 लाख हो गया, उसका 15% 90,000 हो गया। सिंपल, पहले बता चुका हूँ 15। अरे DRI डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट में कितना जाएगा याद रखना है, 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू याद रखना है ये। तो 15% इंटू 6 90,000 हो गया। योर उत्तर इज ए। समझ गए बच्चे लोग। अब ये हमारी तरफ से आज के लिए अंतिम सवाल है। 40 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, 40वां सवाल है। डिसा लिमिटेड इश्यूड 5,000 9% वाला डिवेंचर 100 रुपये का एट पार 1 अक्टूबर 2017 को 5% के प्रीमियम पे 1 जुलाई 2021 को रिडीम होना है। हाउ मच अमाउंट इज टू बी इन्वेस्टेड बाय द कंपनी इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एंड बाय विच डेट? किस डेट तक? तो सर आपको पता ही है 1 जुलाई को होना है, तो 30 अप्रैल 2021। ठीक है, 5,000 इंटू 100 कितना हो गया 5 लाख। तो इन्वेस्ट कितना करना है 5 लाख इंटू 15 75,000। बात समझ में आ रही है। तो आपका उत्तर क्या होगा 75,000 30। अब ये 30 अप्रैल वाला फैक्ट अभी बताया था, और ये अमाउंट, तो दोनों चीज़ें पूछी जा रही हैं इसके अंदर। तो इस तरीके से क्या हो गया कि आज जो है हमने आप लोगों के साथ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं CUET में, उसका हमने डिस्कशन किया। बहुत ही शांत मन से मैं डिस्कशन करता हूँ, भागता नहीं हूँ। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप पढ़े ना भाई, पढ़िए आप अच्छे से पढ़िए इसको, है ना। अगर आपको बड़ी स्पीड चाहिए तो भाई भगा लो वीडियो को, है स्पीड चाहिए तो क्या करो भगा लो। बट फैक्ट्स आपको तभी सही से पता चलेंगे जब आप इसको आराम से पढ़ेंगे। अभी टाइम है पेपर में, ठीक है। तो अभी आपके पास इतना वक्त है कि आप इसको दे सकते हो, पढ़ सकते हो। तो ध्यान से पढ़ना बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, है ना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। खाली बस देख के आप लोग निकल जाते हो। सब्सक्राइब करिएगा तो आगे भी आने वाले टाइम में आगे देखो यार, तुम अभी CUET का पेपर दोगे, फिर उसके बाद तुम ग्रेजुएशन में जाओगे। भैया ग्रेजुएशन में भी मैं सारे मटेरियल आपको देने वाला हूँ, समझ रहे हो। BCom जाओ, BBA करो, MBA करो, MCom करो, कुछ भी करो, UGC नेट करो, कहीं भी करो, सारे वीडियोज़ आपको धीरे धीरे मिलने लगेंगे। ठीक है, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जिस टाइप की वीडियोज़ की, जिस टाइप के लेक्चर्स की
जिस टाइप की मटेरियल की आपको ज़रूरत होगी, जिस किसी भी सब्जेक्ट की, वो सब मैं डालने वाला हूँ, धीरे धीरे डालूंगा, तो वो सब आपको अवेलेबल होते जाएंगे। तो सब्सक्राइब करके रखोगे तभी तो होगा, ठीक है ना। ध्यान से पढ़ना यार, ठीक है। बाय फॉर द डे।